सर मैं अपने काम का पैसा भी उससे वसूल नहीं कर पाया तो खून कहाँ से करूंगा। हमारे लिए दिन के 300-500 रुपए भी बहुत ज्यादा होते हैं अपना गुजारा करने के लिए। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो गुंजन ने तुम्हारा नाम अपने खून से क्यों लिखना चाहा? सर मैं खुद भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ सर, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। आप प्लीज असली गुनहगार को जल्द से जल्द पकड़ लीजिए। दीपेश की बात सुनकर यह केस और भी ज्यादा पेचीदा हो गया था। दीपेश को सस्पेक्ट के तौर पर अरेस्ट किया गया था। फिर दीपेश ने एक चौंका देने वाली बात पुलिस को बताई। उस बात से केस के सारे धागे ही खुल गए। सर मैंने कुछ नहीं किया है सर, मैं क्यों गुंजन को मारूंगा, मेरा उससे क्या रिश्ता? वही तो जानना है हमें कि तुम्हारा और गुंजन का रिश्ता क्या है और तुमने क्यों मारा गुंजन को। तभी वहां दीपेश आ गया। दीपेश ने सनी को पहचान लिया। दीपेश ने बताया कि जब वो लाइट का काम करने के लिए गुंजन के घर जाता था तब वहां पर सनी भी आया था। गुंजन की मां मार्केट जाती थी, तब उसी टाइम सनी वहां आता था और वो दोनों अकेले कमरे में 2-3 घंटे साथ में रहते थे, अंदर से दरवाजा बंद करके। अब आगे की कहानी तुम बताओगे या हम अपने तरीके से पता लगाएं? हाँ सर, मैंने ही गुंजन को मारा है। सर मैं और गुंजन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन गुंजन की माँ को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था। सनी ने बताया कि गुंजन की माँ ने इमोशनल ब्लैकमेल करके गुंजन को विवेक से शादी करने के लिए मनाया था। विवेक से शादी तय होने के बाद भी गुंजन सनी के साथ रिलेशन में थी, लेकिन धीरे धीरे सनी को महसूस होने लगा था कि गुंजन को अब विवेक अच्छा लगने लगा है। उस दिन रात को जब वो गुंजन से मिलने उसके घर पर गया, तब कमरे में जाने के बाद विवेक का कॉल आया था। वो जिस तरह से प्यार से विवेक से बात कर रही थी, ये बात सन्नी को बहुत बुरी लगी। तुम्हें विवेक अच्छा लगने लगा है ना? अब अच्छा इंसान है तो अच्छा ही लगेगा ना। प्यार करने लगी हो ना तुम विवेक से? ऐसी कोई बात नहीं है सनी, विवेक एक अच्छा लड़का है बस। इस बात से उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ और गुस्से में सनी ने गुंजन के पेट में चाकू मार दिया। गुंजन के मरने के बाद उसने अपने आप को बचाने के लिए गुंजन का हाथ लिया और दीवार पर दीप लिख दिया ताकि सारा शक दीपेश पर जाए, क्योंकि गुंजन ने सनी को पहले बताया था कि पैसों को लेकर दीपेश और उसमें झगड़ा हुआ था। तुमने प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन तुम ये भूल गए कि गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस की पकड़ में आ ही जाता है। सही कहा सर आपने, आपका तो जवाब नहीं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी जी, चीते की चाल बाज की नजर और इंस्पेक्टर राठौर की पकड़ से छूटना इम्पॉसिबल है। राजीव भी बेडरूम में बैठा रहा और कला के बाहर जाते ही उसने वीडियो कॉल वाली लड़की को फोन किया। राजीव फिर से न्यूड वीडियो कॉल देखने लगा। इस बार उसे रोकने वाला कोई नहीं था। राजीव आधे घंटे तक बिना पलक झपकाए देखता रहा। अचानक राजीव को वो धुन सुनाई देने लगी। वो धुन के साथ उस कॉल को और भी एंजॉय करने लगा। धुन की आवाज बहुत बढ़ गई। इसी दौरान राजीव अपना आपा खो बैठा और उसने पास में पड़ा हुआ चाकू उठाया। उसकी नजर अब भी वीडियो कॉल पर थी और हाथ में चाकू। अगले ही पल उसने चाकू अपने सीने में घुसाने के लिए अपना हाथ उठाया। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, किसी ने उसका हाथ रोक दिया। कला ने राजीव को जोर से एक थप्पड़ मारा। उस थप्पड़ की वजह से राजीव उस मौत की धुन से बाहर आया। अपने हाथ में चाकू देखकर वो बहुत डर गया। ये सब क्या हो रहा है कला? मैं क्या करने वाला था? तुम अपने आप को मारने जा रहे थे? अच्छा हुआ तुम सही वक्त पर आ गई, वरना मैं तो आज मर ही जाता। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं हॉल में सो रही थी, तभी मेरे कानों में अजीब सी धुन पड़ी, इसीलिए क्या हो रहा है ये देखने के लिए मैं यहाँ आई। लगता है इसी धुन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। देखो अब तक ये धुन और वीडियो कॉल चालू है। मेरे पास एक प्लान है, हम इस लड़की को पकड़ सकते हैं। तुम अपने कान बंद करो, मुझे लगता है ये धुन औरतों पर असर नहीं करती। कला भागती हुई
जल्दी से अपना लैपटॉप लेकर आई। ये क्या कर रही हो? जब तक ये कॉल चालू है मैं इसे हैक करने की कोशिश करती हूँ। इससे हमें इस लड़की के लोकेशन का पता चल जाएगा। थोड़ी देर में कला ने उस लड़की का लोकेशन पता कर लिया और वो थोड़ी घबरा गई। ये लोकेशन तो हमारे पास ही है। चलो आज उसे छोड़ेंगे नहीं। कला और राजीव उस लोकेशन पर पहुंचे। वो चुपके से अंदर गए, पर जैसे ही उन्होंने लाइट ऑन की उन्हें वो लड़की दिखी, पर वो बंधी हुई हालत में थी और इतने में उन्होंने किसी को भागते हुए देखा। कला ने उस लड़की को आजाद किया और इस सब के बारे में पूछने लगी। ये सब क्या है? तुम सब मर्दों के जान के पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने कुछ नहीं किया। ये सब मेरे बॉयफ्रेंड का किया कराया है। उसने मेरा न्यूड फोटो शूट किया और अब मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे सबको न्यूड वीडियो कॉल्स करवाता है। और वो धुन, उसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? वो भी उसी ने बनाई थी। वो पहले मेरा न्यूड वीडियो कॉल चलाता, फिर कुछ देर बाद उस धुन को सुनाकर लोगों से सुसाइड करवाता। पर क्यों? पैसों के लिए। वो वीडियो कॉल के बहाने उनके सुसाइड रिकॉर्ड करता था और ऊंचे दामों पर डार्क नेट पर बेच देता था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ समझ गए, तुम फिक्र मत करो। राजीव और कला उस लड़की को तो वहां से ले गए, पर उसका वो बॉयफ्रेंड अब भी आजाद था। इसलिए खतरा थोड़ी देर के लिए टल जरूर गया था, लेकिन खत्म नहीं हुआ था। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी ने पंकज के पड़ोसियों से बात की। सबने कहा कि स्मिता और पंकज दोनों ही अच्छे पति पत्नी थे। आस पड़ोस के लोगों से भी उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, लेकिन पड़ोस में रहने वाली शर्मिला नाम की औरत के साथ कुछ हफ्ते पहले स्मिता का झगड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी शर्मिला के घर गए। शर्मिला घर में अकेली रहती थी। उसका डिवोर्स हो चुका था। पूछताछ के बाद शर्मिला ने बताया कि उसकी और स्मिता की कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन शर्मिला उससे जलती थी कि पंकज उससे कितना प्यार करता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश थे और शर्मिला के पति ने उसे छोड़ दिया था। इसीलिए वो स्मिता से जलती थी और छोटी छोटी बातों पर उससे चिढ़ती थी, लेकिन वो इतनी भी नहीं जलती थी कि वो स्मिता का खून कर दे। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी वहां से निकल आए। सर, मुझे तो शर्मिला की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि शर्मिला ने ही स्मिता का खून किया होगा। इंसान के अंदर की जलन उससे कुछ भी करवा सकती है। बात तो सही है कामिनी, लेकिन आज एक बात कंफर्म हो गई। वो क्या सर? इंस्पेक्टर राठौर ने कोई जवाब नहीं दिया और पुलिस स्टेशन जाकर पंकज को जेल से बाहर निकाला, क्योंकि इतनी छानबीन करने के बाद भी पंकज के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला था। बाद में इंस्पेक्टर राठौर ने वो रिकॉर्डिंग मंगवाई जो मर्डर की शुरुआत में लालू पटेल ने रिकॉर्ड की थी। वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद सब कुछ साफ हो गया। पुलिस विजय के घर पर गई और उसे पकड़ा। इंस्पेक्टर राठौर ने विजय को वो रिकॉर्डिंग दिखाई जिसमें वो आरती को अंदर जाने से रोक रहा था। तब, अंदर मत जाओ, तुम देख नहीं पाओगी स्मिता को ऐसे, मत जाओ अंदर, तुम नहीं देख पाओगी। इंस्पेक्टर राठौर ने पूछा कि जब हमने कमरे में किसी को जाने ही नहीं दिया था, तो तुम्हें कैसे पता कि अंदर कुछ ऐसा है स्मिता के ही बारे में जो आरती देख नहीं पाएगी? बताओ सच क्या है, क्यों मारा तुमने स्मिता को? बताओ, नहीं तो हमें अपने तरीके से सच उगलवाना आता है। पुलिस के दबाव के बाद विजय ने बताया कि पंकज और वो अच्छे दोस्त थे। दोनों ने साथ में पढ़ाई की, साथ में कंपनी ज्वाइन की, लेकिन पंकज का 2 बार प्रमोशन हुआ और बाद में जब विजय स्मिता को प्रपोज करने वाला था, तो उससे पहले पंकज ने स्मिता को प्रपोज किया था और स्मिता ने हाँ कह दी थी। बस तभी विजय ने ठान लिया था कि वो पंकज से उसकी सारी खुशियां छीन लेगा। मर्डर वाले दिन जब पंकज आरती से बात कर रहा था, तब उसे पता चला कि स्मिता आज घर में अकेली है। इस मौके का फायदा उठाकर वो पंकज के घर गया। अरे विजय, आप? अरे मैं पंकज से मिलने आया था। लेकिन पंकज आज बाहर गए हैं, उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। आप अंदर आइए ना। विजय अंदर गया और उसने पीछे से स्मिता के सर पर
जोर से डंडे से वार किया। अंदरूनी चोट की वजह से स्मिता की मौत हो गई। फिर उसने स्मिता की लाश को उठाया और अंदर कमरे में बेड पर रख दिया। फिर उसने घर का दरवाजा बाहर से बंद किया और चुपके से वहां से निकल गया। शाम को जब पंकज घर लौटा तो उसने दरवाजा खोला और अंदर सारी चीजों को बिखरा पाया। अपनी जलन की वजह से तुमने अपने ही दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब इसकी सजा जिंदगी भर भुगतो। इसके बाद इंस्पेक्टर राठौड़ ने विजय को जेल में बंद कर दिया। वाह सर, आपका तो जवाब नहीं। अपना तो बस ऐसा ही है कामिनी।